राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है एक सफ़र एक एहसास। 4 महीने से ऊपर हो चुके थे, बल्कि 10 दिन और निकल गए थे, लेकिन अभी तक राहुल भैया की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी कि वह पापा को लेने कब आएंगे। और ये कोई पहली बार नहीं था। हर बार उनकी आदत यही रही है कि जब भी पापा को रखने की बारी आती है, कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। कभी भाभी बीमार हो जाती हैं, तो कभी ऑफिस का प्रेशर बढ़ जाता है, तो कभी छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं। अंत में पापा को छोड़ने की जिम्मेदारी हर बार मेरी ही बनती है। इस बार भी पापा जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और उनका और अपना मुंबई का टिकट बुक करा लिया। दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस ठीक समय पर थी। सेकंड एसी की नीचे वाली बर्थ पर पापा को बिठाकर मैं भी सामने बैठ गया। बगल की सीट पर पहले से ही एक सज्जन बैठे थे, बाकी की सीटें खाली थीं। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी और मैं मोबाइल देखने लगा कि तभी पापा की आवाज़ कानों से टकराई। मुन्ना, तू कुछ दिन तो रुकेगा ना मुंबई में? मेरा दिल भी लगा रहेगा बेटा, और अर्जुन को भी अच्छा लगेगा। पापा के स्वर में जो भाव थे, मैंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। उल्टा मन ही मन चिढ़ गया। कितनी बार कहा है पापा को कि मुझे अभय कहा करें, मुन्ना नहीं। अब मैं एक बड़ा सरकारी अफसर हूँ, समाज में मेरी एक पहचान है। बगल में बैठा व्यक्ति भी शायद मुझे मामूली आदमी समझ रहा होगा। इसीलिए अपना रौब दिखाने के लिए मैं थोड़ा तेज बोल गया। पापा, परसों मेरी गवर्नर के साथ मीटिंग है, मैं मुंबई में नहीं रुक सकता। मेरी बात सुनकर पापा के चेहरे पर उदासी छा गई। मैं कुछ कहता उससे पहले ही मेरा मोबाइल बज उठा। श्रद्धा यानी मेरी पत्नी का कॉल था। उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। पापा ठीक से बैठ गए हैं ना? हाँ, बैठ गए हैं, गाड़ी चल पड़ी है। वह बोली, ध्यान रखना उनका, रात में दवा दे देना और भाभी को सब समझा देना। पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, ऐसा बोलकर मैंने कॉल काट दी। पापा ने मुस्कुराकर पूछा, श्रद्धा का फ़ोन था? मैंने हाँ में जवाब दिया। तो वह बोले, मेरी चिंता कर रही होगी। पापा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और ममता थी। रात को खाना खाकर पापा सो गए। कुछ देर बाद ट्रेन कोटा स्टेशन पर रुकी। तभी एक आवाज़ सुनाई दी और जो व्यक्ति डिब्बे में आया उसे देखकर मैं चौंक गया। ये तो वही विनीत था जो कभी मेरा पड़ोसी और स्कूल का साथी था। हमारी दोस्ती से ज़्यादा नंबरों की टक्कर होती थी। दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन हमेशा विनीत ही मुझसे आगे निकल जाता था। शायद मेरी एकाग्रता में ही कोई कमी रही होगी। बाद में पापा ने एक अच्छे इलाके में मकान बनवा लिया, कॉलेज भी बदल गया और हमारी राहें अलग हो गईं। 2 महीने पहले की बात है, जब ऑफिस से मैं अपने कैबिन की ओर बढ़ रहा था, तब कॉरिडोर में बहुत लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी खुशी से मुझसे गले लग गया। अभय, पहचाना मुझे? मैं विनीत। मैं उसे पहचान तो गया, लेकिन मैं थोड़ा घबरा गया। इतने लोगों के बीच उसका यूं गले लगना मुझे असहज कर गया। शायद उसने मेरी भावना समझ ली थी। तभी जब वो मेरे केबिन में आया तो मुझे सर कहने लगा। ये सुनकर मेरा अहम संतुष्ट हो गया। जब उसने बताया कि वो बिजली विभाग में क्लर्क है और तबादला रुकवाने आया है, तो मुझे लगा कि मैं उससे कहीं ऊंचा पहुंच गया हूं। अब ट्रेन में उसे देखकर मैं अतीत से निकल आया। उसने अपनी माँ को साइड वाली सीट पर लिटा दिया और खुद उनके पास बैठ गया। मैंने अखबार के पीछे खुद को छिपा लिया, लेकिन विनीत बोला, नमस्ते सर, देखा ही नहीं कि आप यहीं हैं। कैसे हो विनीत? मैंने औपचारिकता से पूछा।
ठीक हूँ सर। मैंने पूछा, कोटा कैसे आना हुआ? वो बोला, छोटी बुआ की बेटी की शादी थी, अब मुंबई जा रहा हूँ। शायद आपको याद हो कि मेरा छोटा भाई भी है। हाँ हाँ, नाम क्या था उसका? मैंने ऐसे जताया जैसे याद नहीं, जबकि मुझे अच्छी तरह पता था कि उसके भाई का नाम गगन है। मेरी बात सुनकर वह बोला, उसका नाम गगन है सर, अब वह मुंबई में रहता है और उसने मुंबई में ही अपना घर ले लिया है। 2 दिन बाद गृह प्रवेश है। मैंने उससे कहा, देखो यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर सर नहीं बल्कि अभय ही कहो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दिया। उसके बाद मैंने उससे फिर पूछा, इस उम्र में माँ को इतना क्यों घुमा रहे हो? वह बोला, माँ की बहुत इच्छा थी कोटा और मुंबई जाने की। अब उम्र भले ही बढ़ जाए लेकिन इच्छाएं तो नहीं जाती। उसकी बात को काटते हुए मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? तब उसने बताया, पिताजी तो 2 साल पहले ही चले गए। उसके बाद अम्मा बहुत टूट गई थीं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अब अल्जाइमर भी है। मैं बोला, तो फिर कैसे संभालते हो? बहुत परेशानी होती होगी इनके साथ में। तो फिर तुम तो दोनों भाई बारी बारी से 6-6 महीने रखते होगे। वो बोला, अरे नहीं नहीं अभय, अम्मा कहीं और नहीं जा सकती, दिल्ली में ही सारा जीवन बीता है उनका, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें लगे कि उनका घर नहीं रहा। मैं तो सपने में भी उन्हें उनके घर से दूर नहीं कर सकता। मैंने उससे फिर पूछा, सारा दिन माँ की सेवा करते करते तुम्हें बोझ महसूस नहीं होता? मेरी बात सुनकर वह बोला, नहीं, अपने माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते अभय। मुझे तो उनकी सेवा करने में बहुत सुकून मिलता है। उसकी बात सुनकर मैं बोला, विनीत, लेकिन जीवन में कभी कभी व्यावहारिक होना पड़ता है, अकेले इंसान थक भी जाता है। वह बोला, पता नहीं अभय, लेकिन मैंने कभी अम्मा को बोझ नहीं समझा। जो काम मन से किया जाए वो बोझ नहीं बनता, और सबसे बड़ी बात, हमारे कर्म ही हमारे बच्चों के संस्कार बन जाते हैं। विनीत की बातें सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गया। भीतर तक कुछ हिल गया था। जो अभिमान मैंने वर्षों में जोड़ा था वो पल भर में बिखर गया था। आज मैं अपने आप को विनीत से बहुत छोटा महसूस कर रहा था। वह कितनी आसानी से अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहा था बिना किसी शिकन के, और मैंने जीवन में बहुत सी किताबें पढ़ी थीं, पर कभी भी पापा के मन की किताब नहीं पढ़ सका। मैं ये भूल गया था कि आज जो कुछ भी बना हूँ उसमें पापा मम्मी की तपस्या है। रात में बार बार अम्मा का विनीत को पुकारना और उसका बिना थके उठ जाना मुझे शर्मसार कर रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि इंसानियत और बड़ा दिल किसी पद से नहीं पाया जाता। जब ट्रेन मुंबई सेंट्रल पहुंची तो मैंने विनीत से कहा, विनीत भाई, इस सफ़र को मैं कभी नहीं भूलूंगा, और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं बोला, वादा करो फैमिली के साथ मेरे घर जरूर आओगे। वो बोला, जरूर आऊँगा, आखिर बचपन का दोस्त जो दोबारा जो मिल गया है। मैंने पापा का हाथ पकड़ा और स्टेशन से बाहर आकर टैक्सी ली और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, एयरपोर्ट चलो। पापा ने चौंक कर पूछा, एयरपोर्ट क्यों? मैं उनके गले लग गया। पापा, माफ़ कर दीजिए, अब हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। अब आप हमेशा अपने ही घर में रहेंगे। पापा की आंखें भीग गईं और चेहरा खुशी से खिल उठा। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। फिर उन्होंने ऊपर की ओर देखा, मानो मम्मी से कह रहे हों, देखो, तुम्हारे मुन्ना ने तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।